सामरिक एक नई पहल भारत के पड़ोसी देशों के बारे में उनका विश्लेषण करना, उनकी खबरों को जानने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए हम एसजीटी यूनिवर्सिटी के एडवांस स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया के अलग अलग विशेषज्ञों के साथ में कुछ अन्य विशेषकर इस बारे में जानकारी रखने वाले सारे विशेषज्ञों को हम लेकर के आएंगे और नई कहानी, नई गाथा आपके सामने रखेंगे। तो आज हमारे साथ एशिया के डायरेक्टर श्री अमोघ राय जी हमारे साथ हैं। उनके साथ हम चाइना के ऊपर विशेष करके आज बात करेंगे। इस चर्चा सत्र में हम कोशिश करेंगे कि चाइना के बारे में कुछ समझे, उसको जाने और आप सभी अपना विचार प्रकट करें। स्वागत है। धन्यवाद। भारत के पड़ोसी देशों में से चाइना एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है और सबसे पड़ोसी देश है। तो चाइना में जो सामाजिक और राजनीति, वहाँ पे सत्ता का अदलान बदलान जो होता है, जो सत्ता परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पे कैसे होता है और उसका किस प्रकार से वो लोग सत्ता में आते हैं, क्योंकि वहाँ तो लोकतांत्रिक शासन है नहीं। तो उसकी कैसे हम एक, अगर आप बैकग्राउंड पूरा बताएं तो वहाँ सत्ता में खाने की प्रोसेस क्या होती है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका जवाब थोड़ा लंबा, हमें थोड़ा पीछे जाना होता। 1949 में चीनी रेवोल्यूशन में एक पार्टी जो बड़ी पार्टी उभर के निकली, जो बड़े लंबे सिविल वॉर के बाद निकली, वो थी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी, सीसीपी। माओ जेडुंग उसके लीडर थे। जो उनसे पहले रूल कर रहे थे, उस पार्टी का नाम था कुओमिंटांग। जनरल चांग काई शेक उसके लीडर थे। वो लोग हार गए और वो उस समय फॉर्मोसा नाम के एक द्वीप पर पहुंचे और आज आप उसको ताइवान के रूप में जानते हैं। कुओमिंटांग नेशनलिस्ट मूवमेंट से निकला था। एक नेशनलिस्ट लीडर सन यट सेन, जिनकी उतनी ही मान्यता चीन में है और जितनी ताइवान में है। चीन ताइवान को अपना ही एक राज्य मानता है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें तो शायद अपनी एक यूनियन टेरिटरी के रूप में देखता है। ताइवान ऐसा कहता है कि ताइवान एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश है, लेकिन दोनों देशों के बीच में एक लिंक है जो उनका इतिहास है। और वहाँ पे ताइवान में भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को चीन का हिस्सा देखना चाहते हैं। चीन में कुछ लोग हैं जो ताइवान को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देखना चाहते हैं। जब 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में अपना शासन शुरू किया तो उनके सामने विडंबना थी। वो लोकतंत्र में नहीं मानते हैं। वो एक बंदूक की नली से सत्ता तक पहुंचे थे और उनको ऐसा लगता है कि बंदूक की नली से ही देश चलाया जा सकता है। लेकिन ये ख्वाब बहुत जल्दी टूट गया, क्योंकि उनको ये समझ आया है कि इतना बड़ा देश चलाने के लिए उनको किसी ना किसी तरह के राजनीतिक तरीके को अपनाना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको अपनाया। जो चीनी पार्टी है उसमें एक खूबी है कि वो अपने आप को प्रोफेशनल पार्टी के तौर पे देखते हैं। अगर आप माओ जेडुंग के बाद जितने भी लीडर हुए चीन के, वो सब बड़े ही, अंग्रेजी में एक शब्द है, प्रैग्मेटिक लोग रहे। उनकी अपनी कॉन्फ़िगरेशंस रही हैं, उनका अपना एक दुनिया देखने का तरीका रहा है। वो आता कहाँ से? वो चीन के अंदर जो स्ट्रक्चर है पार्टी का, उससे आप पहले चीनी पार्टी का हिस्सा बनते हैं। फिर ये देखा जाता है कि आपके अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है तो आप कुछ एग्ज़ाम देते हैं। फिर वो एग्ज़ाम देकर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक आपकी एबिलिटी है वहाँ तक पार्टी आपको पुश करती है। हर डिपार्टमेंट में पार्टी के लोग होते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी हो। जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस होते हैं उनको एक अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। आप चीनी पार्टी में जो ट्रेनिंग देने की
एबिलिटी है, उसके बारे में हमको बहुत कम पता है और हमें उसके बारे में ज़्यादा पता करना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही सटीक तरीका है लोगों को छाँटने का। आप ये पाएँगे कि कुछ मेयर हैं, वो एक शहर के मेयर हैं, उनके पास एक उनको मैंडेट दिया जाता है कि आप का ये शहर है, आपके पास इतने रिसोर्सेज़ हैं, अब आपको शहर को जैसे चलाना है आप चलाएँ। जब तक वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन ना आए कि जो उनकी सुप्रीम बॉडी है उसको इंटरवीन करना पड़े, तब तक वो शहर अपने हिसाब से चलता है। मेयर के पास अपने अधिकार होते हैं, मेयर को अपने प्रोविंशियल गवर्नर को रिपोर्ट करना, प्रोविंशियल गवर्नर को आगे रिपोर्ट करना। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपका कॉम्पिटिशन बढ़ता जाता है, आप शहर से प्रोविंस में जाते हैं, प्रोविंस से पार्टी के मेन लाइन पे जाते हैं और वहाँ से आप सबसे इम्पोर्टेंटली पोलिट ब्यूरो में जाते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि चीन में कौन उभरता हुआ सितारा है, तो आज जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो पूरी तरह से टूटा हुआ है, क्योंकि अब उसमें से 2 लोग बचे हुए हैं, एक शी जिनपिंग और एक और बहुत ही यंग मेंबर उसके। अ, शी जिनपिंग उभरते हुए सितारे इसलिए माने गए क्योंकि पार्टी में किसी भी और तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन से पहले वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में लाए गए। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में आने का मतलब ये होता है कि ये आदमी है जिसके पीछे सीसीपी खड़ी है। इसका एक दूसरा वो पहलू है, वो वहाँ की जनता है। चीन में जो सबसे बड़ा वर्ग है वो हान चाइनीज का। हान चाइनीज क्या एक अपना इतिहास है, वो एक उनकी अपनी लैंग्वेज है, उनकी एक आइडेंटिटी है। वो सब शेप हुई है पिछले 200 साल के एक प्रोसेस में, जिसमें कि चीन को ये लगता है कि पश्चिमी ताकतों में कोलोनियलिज्म का उनका एक्सपीरियंस, वो अपने आप को 100 साल का पढ़, वो उसको अपनी सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन मान, और वो प्रतिबद्ध है कि कुछ भी हो जाएगा हम उस तरफ वापस कभी नहीं जाए। मैंने जो आपको समझाया है वो बहुत ही ब्रीफ में, एक जिसको हम अंग्रेजी में 30,000 फुट ओवरव्यू कहते हैं, वो ये है। आ, इसके बारे में अगर हमको और जानना है तो इसके बारे में हम एक लंबी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि चीनी पार्टी और चीनी इतिहास खासकर 1949 के बाद आपस में बहुत क्लोजली लीड। और अगर आप चीन को समझना चाहते हैं तो आपको पार्टी को समझना ही होगा, अगर आप पार्टी को समझना चाहते हैं तो आपको चीन को समझना होगा। और जो भी हम अभी देख रहे हैं शी जिनपिंग की दुनिया में, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि वो जिस पार्टी से ड्रेन हुए हैं उस पार्टी में अब 2 फाक हैं। एक जो माओ जेडोंग की तरफ जाना चाहता है और दूसरा जो डेंग शाओपिंग के दिखाए हुए रास्ते पे जाना चाहता है। लेकिन हमें ये जानना होगा कि डेंग शाओपिंग को भी माओ जेडोंग बनना पड़ा था। डेंग शाओपिंग ने कुछ आज़ादियाँ दी लोगों को और उसका एक रूप 3 और 4 जून 1989 को तियानमेन स्क्वायर में पाया गया। तियानमेन स्क्वायर वो डर है चीन के लिए जो अरब स्प्रिंग, गल्फ के देशों के लिए और जो अमेरिका के इंटरवेंशन दक्षिण अमेरिका के लिए, वो चाहे जो भी हो जाए वो उस तरफ कभी नहीं जाना चाहिए। और चीन की पार्टी ये कहती है कि अगर लोकतंत्र सबसे अच्छा है तो हमें अपने तरफ से लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र कैसा होगा ये हम खुद तय करेंगे। तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो लोकतंत्र नहीं है, वो ये कहते हैं कि ये हमारा लोकतंत्र और लोकतंत्र एक तरह का ही क्यों हो। हाँ, देखिए, जब आप चीन को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि चीन का इतिहास बहुत लंबा है और चीन की जो पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो उसको अपने आप को चीनी सभ्यता का रखवाला मानती है। शी जिनपिंग
कहीं ना कहीं अपने आप को माओ जेडोंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ची राजनेता के रूप में देखते हैं। वो देश के अध्यक्ष हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, सेना के अध्यक्ष हैं, और उनके जितने भी सलाहकार हैं वो उनको बुरी खबर नहीं दे सकते, क्योंकि वो जब बुरी खबर देते हैं तो उसके कुछ महीनों बाद वो गायब हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सेंट्रलाइजेशन है, और अगर आपको मैं बुरी खबर नहीं दे सकता तो मैं जो भी आपको खबर दूंगा वो आपके राज करने के लायक तो नहीं होगी, क्योंकि आप हमेशा एक तरह की खबर चाहेंगे जो कि सही हो लेकिन अच्छी हो। इस समय चीन के सामने समस्या ये है कि खुश खबरियां कम है और बुरी खबर ज्यादा है। अर्थव्यवस्था, लोग, लोक नीति, और सबसे जरूरी उनके आसपास उन्हीं के फैलाए हुए प्रपंच जो अब उनके लिए बहुत भारी है, चाहे वो साउथ चाइना सी का विवाद हो, चाहे वो रूस की लड़ाई में जाने का विवाद हो, या नॉर्थ कोरिया और रूस को एक साथ लाने की कोशिश। शायद आज शी जिनपिंग को रूस और नॉर्थ कोरिया को साथ में लाना अपनी एक बड़ी गलती के तौर पे दिख रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ वही जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसी तरह भारत के आसपास के जो देश हैं उनके बारे में डिकोड करते रहेंगे, उनको जानते रहेंगे, आपके पास हम लोग इंफॉर्मेशन ताजा करते रहेंगे, वहाँ की राजनीतिक आर्थिक हलचलें क्या है उसको लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए सामरिक किसी तरह की नए नए एपिसोड में।